ये तस्वीरें आ रही हैं, देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने अपना वोट दिया है, उनके साथ उनकी पत्नी भी दिख रही हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि जो 48 सीटें हैं, 48 सीट्स हैं, वो किस तरफ जाएंगी किसी को नहीं पता, और बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है महाराष्ट्र की सियासत में क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों के साथ एक एक टुकड़ा है, एनसीपी का भी और शिवसेना का भी। रौनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागपुर से। रौनक, किस तरह का माहौल दिख रहा है नागपुर में? हम लोगों ने सुबह सुबह आरएसएस सुप्रीमो को वोट करते हुए देखा, 7 बजे वो कतार में खड़े थे। जी देखिए, निश्चित तौर पर जितने नागपुर के वीवीआईपीज है उन्होंने अपना मतदान कर दिया है। फिर सुबह सबसे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मतदान केंद्र पर अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री है, बीजेपी ने तीसरी बार उन्हें मैदान में यहाँ से उतारा और हैट्रिक लगाने का पूरा विश्वास है। वो भी अपने परिवार के साथ मतदान कर चुके। थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी अमृता फडणवीस और अपनी माता जी के साथ जो है वो मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंची थी। लेकिन हम नागपुर में कल से यहाँ पर घूम रहे हैं, कई लोगों से हम बातचीत करने की भी हमने कोशिश की। तो मुख्य तौर पर यहाँ के जो मुद्दे हैं, एक तरफ बीजेपी यहाँ पर जिस तरह का पिछले 10 सालों से नितिन गडकरी और बीजेपी की सरकार ने यहाँ पर जो विकास किया है उसके नाम पर लोगों से वोट की अपील कर रही है। और आज गडकरी ने भी कहा कि आप लोगों को जिसे वोट देना है आप लोग दीजिए, लेकिन मतदान करने के लिए आइए, क्योंकि गडकरी के सामने सबसे बड़ी चिंता है कि अगर वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा, पिछले बार नागपुर में 54% मतदान हुआ था, यानी 54% मतदान हुआ था, उस वोट परसेंटेज को अगर नहीं बढ़ाया तो जो लीड है गडकरी की वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। गडकरी नागपुर से चुनाव जीतेंगे, इसमें मतदाताओं के मन में तो मुझे कोई यहाँ पर इफ एंड बट नहीं दिख रहा। अधिकतर लोग गडकरी के फेवर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी दूसरी इर्द गिर्द की सीटें हैं, लगभग 5 सीटें पर आज पहले फेज का यहाँ पर मतदान हो रहा है विदर्भ की, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर जो है सीटों पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में फाइट देखने को मिल रही है और सभी सीटों पर कांटों का कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। जी, इसी पर चर्चा करते हैं और चर्चा महाराष्ट्र पर। रौनक, मैं आऊंगी आपके पास फिर से। हिलाल, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में एक दूसरे की तोड़ और टांग पकड़ी जा रही है बुनियादी तौर पर, और ये दिलचस्प होगा देखना कि ऊपर के लेवल पर आप अलायंस करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप नीचे जाते हैं और कार्यकर्ता के स्तर पर आपको अलायंस बनाना होता है, तब वही कार्यकर्ता आपको पोलिंग बूथ पर लेकर जाता है और वो इन्फ्लुएंसर का रोल प्ले करता है। तो वो इन्फ्लुएंसर क्या उस अलायंस को पूरी तरह से आत्मसात कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जो अभी हमारी पिछली बार की चर्चा में बात आई थी कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो है नहीं, तो उसमें आप किस मुद्दे को लेकर जाएंगे विपक्ष के तौर पर और सत्ता पक्ष के तौर पर, तो मुद्दों का घालमेल भी है। तो महाराष्ट्र बहुत दिलचस्प होने वाला है, कोई वन साइड स्टोरी महाराष्ट्र की नहीं है। और इसीलिए दोनों जगह पर जो ये 400 पार का नारा, चाहे भाजपा का हो या इंडिया अलायंस का हो कि वो इस 400 को रोक देंगे, ये दोनों निर्भर करता है महाराष्ट्र पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोर और लेस हमको उत्तर भारत की तस्वीर साफ नजर आती दिख रही है। हालांकि बिहार इतना स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र की जो तस्वीर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उस पर बहुत जल्दी कोई पूर्वानुमान लगाना सही नहीं होगा। आरती, आपका असेसमेंट महाराष्ट्र को नहीं, बिल्कुल बहुत ही कंफ्यूजिंग पिक्चर है। और जो नज़र आ रहा है वो ये इलेक्शन बिल्कुल लोकलाइज हो गया है। जैसे इन्होंने कहा, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहे थे, अगर लोकलाइज हो गया तो इसका फायदा आपको किस तरफ होता हुआ दिख रहा है? साफ फिर बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि अगर कंस्टिट्यूएंसी वाइज हो गया है तो फिर कैंडिडेट पे निर्भर है, कितना स्ट्रांग है कैंडिडेट, वो कैसे लोगों से कनेक्ट करता है, कौन अपना मतदाता को बाहर लाता है वोट डालने, बहुत मुश्किल है कहना। और ये पिक्चर जो है कोई ओपिनियन पोल कैप्चर नहीं करेगा, क्योंकि ओपिनियन पोल तो जनरलाइज पोल करते हैं, पर अगर ये सच में कंस्टिट्यूएंसी वाइज हो रहा है, लोकलाइज हो रहा है, तो कोई ओपिनियन पोल ये कैप्चर नहीं करेगा। जो 5 साल में इतना उथल पुथल हुआ है, वो शायद केओस अभी तक कंटिन्यू कर रहा है और वो 4 जून ही को क्लियर होगा। उससे पहले हम लोग कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये भी है कि मुंबई किस तरह से वोट करेगा, कुछ क्लैरिटी नहीं है। विदर्भ किधर से करेगा, क्योंकि पहले हम लोग बोल सकते थे कौन स्ट्रांग है किस क्षेत्र में, लेकिन एक सिंपैथी फैक्टर भी हो सकता है।
नहीं, यही उद्धव मैं कह रही हूँ ठाकरे ना, के लिए? इतना लोकलाइज्ड हो गया है। अब आप देखिए बारामती में, हाँ। एक तरफ से तो शरद पवार की बेटी लड़ रही है, दूसरी तरफ शरद पवार की बहू लड़ रही है। तो मतलब अब आप क्या कहेंगे इसमें, इश्यूज क्या हैं? बिल्कुल लोकलाइज्ड पर्सनालिटी ओरिएंटेड हो गया ना, पर्सनालिटी डॉटर इन लॉ की लड़ाई है, पर्सनालिटी ओरिएंटेड बहू हो को गया। चुने लोग या बेटी को, बेटी को। यही सवाल है।